सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस में, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 16 से छोड़ा था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली अब हमारे 3 टॉपिक्स जो हमारे समझने के लिए बाकी रहते हैं वो है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ये पहला टॉपिक आएगा फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। सेकेंड टॉपिक पे हम लोग देखेंगे वाटर, एंड थर्ड टॉपिक पे हम लोग देखेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो इतना हमको ये चैप्टर में सीखने का बाकी है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 उसी के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। सो नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर, क्या दिया हुआ है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या है वो आप सबको पता है, लैंड वेयर देर आर द लाइक नंबर ऑफ न्यूमरस ऑफ द ट्रीज, राइट, और द प्लांट्स और द ऑर्गेनिजम्स, राइट, लाइक फंगाई, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी होते हैं, एंड इवन द एनिमल्स ऑल्सो। वो चीज़ को, वो एरिया को, वो लैंड मास को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे साइंटिफिक वर्ड क्या क्या यूज़ किए, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या क्या दी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग करते ही है वैसे आप लोग अंडरलाइन भी इसको करते रहेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, वन मेजर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इन द नंबर ऑफ species found out there. However, the range of the different life forms like bacteria, fungi, ferns, flowering plant, nematodes, insect, birds, reptile and so on found is also important. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आपको पता ही है कि क्या क्या यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल्स, यहाँ से सब मिलते ही है। कहाँ पे, फॉरेस्ट पे। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ द कंजर्वेशन इज ट्राई एंड प्रिजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये टॉपिक को, ये थिंग को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इसमें क्या जानना है, कंजर्वेशन। वी हैव टू स्टडी द कंजर्वेशन। ये चीज़ तो हमको यहाँ पे फॉरेस्ट से मिलती है। इवन आपको पता है कि ट्रीज जो है वो भी हमारे लिए बहुत वे में यूज़फुल है। तो ये जगह को, ये चीज़ को प्रिजर्व किस तरह से करना है, इनहेरिट किस तरह से, यानी ये चीज़ को प्रिजर्व करके हम लोग हमारे जो आगे की जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको किस तरह से दे सकते हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट एंड द फील्ड स्टडीज सजेस्ट दैट द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड टू अ लॉस ऑफ द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। क्या बोला हुआ है, एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि अगर डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, डाइवर्सिटी में से ये जो डाइवर्सिटी जो हमको मिलती है फॉरेस्ट में, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, वो अगर डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे तो इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा, इकोसिस्टम का एक बहुत ही मेन पार्ट, वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम में से। हमारे जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है वो भी एक काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नाउ स्टेक होल्डर्स मतलब कि कौन कौन ऐसे पर्सनस है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर डिपेंड होती है, फॉरेस्ट पे कौन सी चीज़ जो है वो डिपेंड होती है। देखिए इसका मतलब खास करके आगे आएगा, देखिएगा हम लोग, वी ऑल यूज़ द फॉरेस्ट, वी ऑल यूज़ द वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट अवर डिपेंडेंसी, यानी डिपेंडेंसी आया ना, यही डिपेंडेंसी, यानी जो लोग डिपेंड है फॉरेस्ट पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेक होल्डर्स। ओके, बट अवर डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज वेरीज, हमारी डिपेंडेंसी भी वेरिएशन है। कुछ लोग ज़्यादा डिपेंड है, कुछ लोग वहाँ पे ही रह के डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ लोग कुछ पार्ट के लिए, फर्नीचर जैसे पार्ट के लिए उस पर डिपेंड होते हैं। तो वो सबका वेरिएशन चलता रहता है। हम लोग फॉरेस्ट पे कितने डिपेंड है, दैट ऑल्सो वेरीज। ओके, सम ऑफ अस हैव एन एक्सेस टू द ऑल्टरनेटिव, सम ऑफ डू नॉट। कुछ लोगों को एक्सेस है, वहाँ जाके वो लोग अपने हिसाब से जो भी चीज़ चाहिए वो ले सकते हैं, और कुछ लोगों को नहीं है। व्हेन वी कंसिडर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वी नीड टू लुक द स्टेक होल्डर्स हु आर। तो जब हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। स्टेक होल्डर्स मतलब डिपेंडेंट लोग, निर्भर लोग, द पीपल हु लिव। तो सबसे पहले ये लोग, ये कौन हो गए, द पीपल हु लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या है, एक फॉरेस्ट ही एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, उनका फॉरेस्ट ही एक टाइप का एटमोसफियर है जहाँ पे ही वो अपना डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 क्या आ जाएगा, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट। दूसरा कौन हो जाएगा, कौन डिपेंडेंट होगा, एक तो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, और दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लोग फॉरेस्ट में रह के फॉरेस्ट को कंजर्व करें। थर्ड, द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दोज who use the tendu leaves to make the beads to the ones with the paper mill। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट में जो लोग बीडीज बनाते हैं, बीडीज से लेके पेपर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और अलग अलग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री वाले लोग भी किस पे डिपेंड हो गए, फॉरेस्ट पे डिपेंड हो गए। ओके, हु यूज द वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस बट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट इन एनी वन एरिया। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर एंथुजियास्ट। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी क्या है, दे आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर, दे आर ऑल्सो
they are also the living organisms which are dependent on what? Forest. तो वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर एंथुजियास्ट, नेचर एंथुजियास्ट का मतलब एनजीओज काफ़ी हो जाते हैं, कुछ लोग नेचर को बचाने के लिए कोई ना कोई अवेयरनेस एक्टिविटी करते हैं, तो वो सब नेचर एंथुजियास्ट है। वो भी क्या है? फॉरेस्ट पे कहीं ना कहीं डिपेंड है। who want to conserve the nature in its pristine form, in its pristine form का मतलब होता है in its original form। तो ये चार कौन हो गए डिपेंडेंसी वाले? एक तो वो कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, दूसरे लो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, तीसरे वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बीडीज से लेके पेपर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और चौथे वो जो वाइल्ड लाइफ में कैटेगरी में आते हैं, नेचर एंथुजियास्ट में आते हैं। तो दे आर कॉल्ड द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? ये लोग डिपेंडेंट हैं। हमको ये तो पता लगना चाहिए ना, अगर हम लोग फॉरेस्ट को बचाने की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कंजर्व किसके लिए करना है, इस पे डिपेंडेंट कौन से लोग हैं। तो ये चार लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो अहम भूमिका जो है वो लेता है, या फिर हम लोग कह देते हैं कि इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये फॉरेस्ट का जो कैटेगरी है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सो लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट ईच ऑफ दिस ग्रुप नीड्स गेट्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट। द लोकल पीपल नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फायरवुड। ओके, तो जो लोकल पीपल होते हैं उनको क्या चाहिए? लार्ज क्वांटिटी ऑफ फायरवुड, स्मॉल टिम्बर एंड थ्रेश। Bamboo is used to make the sleds for the huts and the basket for collecting and storing the food material. Okay, लोकल पीपल को क्या चाहिए होता है? फायरवुड के लिए वो लोग लकड़े कलेक्ट करते हैं, आपको पता ही होगा। जो लोकल पीपल है यानी फॉरेस्ट में जो रहते हैं, उनको फायरवुड के लिए यानी लकड़े जो होते हैं वो जलाने के लिए उनको उपयोग करना पड़ता है, ताकि उनका खाना बनाने का हो सके एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स एंड स्टफ। बैम्बू जो है, बैम्बू खास करके लिए जो झुप्पड़पट्टी, यानी झुप्पड़पट्टी नहीं कह सकते, हट कह सकते हैं हम लोग। तो हट में जो ऊपर का जो उनका लेयर होता है वो बैम्बू का बना हुआ होता है। इवन बैम्बूज आर मोस्ट यूजफुल फॉर मेकिंग व्हाट? फॉर मेकिंग द बास्केट, for storing the things, right? Implements for the agriculture, fishing and hunting are largely made up of the wood. Also the forests are the site of the fishing and hunting. In addition to the people gathering the fruits, nuts and medicine from the forest, their cattle also graze in the forest area or feed on the fodder which is collected from the forest. तो हर एक चीज़ जो है स्टेक होल्डर्स के सिवा भी बहुत लोग क्या है? फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। डू यू थिंक सच यूज ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज वुड लीड टू द exhaustion? Do you think such use of the forest resources would lead to the exhaustion of these resources? तो क्या आपको लगता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि इस तरह से जो हम लोग तरह से फॉरेस्ट को यूज़ करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो पहले की तरह नहीं रह पाएगा। Do not forget that before the British came and took over the most of the forest area, people had been living in this area, this forest for centuries. They had developed the practices to ensure that the resources were used in a sustainable manner. तो पहले के टाइम पे लोग जो थे वो सतर्क थे। हालांकि ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कुछ कैप्चर किया, फॉरेस्ट को उन्होंने भी डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन हम लोग तब थोड़े माइंडेड थे कि हमारी जो चीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और हम लोगों ने उसको सस्टेनेबल मैनर में रखने की कोशिश की। लेकिन आज ही शायद हम लोग डिस्ट्रक्शन की जो पोजीशन है वो अगर हम लोग कह सकते हैं कि वो हम लोग अपना रहे हैं। और ये फॉरेस्ट जो है, जब पहले ब्रिटिशर्स बाहर वाला इंसान आके करता था हम लोग रोकते थे, आज हम लोग ही वो बाहर वाले इंसान की जगह हम लोग उनकी पोजीशन अपना के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। सो आफ्टर द ब्रिटिश टुक द कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट, these people were forced to depend on much smaller areas and forest resources started becoming overexploited to some extent. ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ की बात की हुई है कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पे जब कंट्रोल कर लिया, तब ये जो लोग थे, जो स्टेक होल्डर्स थे या जो फॉरेस्ट पे डिपेंड होने वाले लोग थे, उन लोगों को क्या करना पड़ा? तो उन लोगों को दूसरी और चीज़ों पे ध्यान देना पड़ा, दूसरे और रिसोर्सेज पे ध्यान देना पड़ा, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया और अपने हिसाब से चलाना चालू कर दिया। The forest department in independent India took over from the British, but the local knowledge and local needs continued to be ignored in the management practices. हालांकि आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एक उनको रखा गया है कि वो फॉरेस्ट को रखवाली करे, फॉरेस्ट की रखवाली करे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो लोग भी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट की या फिर अगर हम लोग बोले कि सेल्फिश मोटिव हमारा जो आ चुका है कि दिन ब दिन क्या होता जा रहा है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो कम से कम होता जा रहा है। Thus the vast tract of the forest have been converted to the monoculture of pine, teak and eucalyptus. In order to plant these trees, huge areas are first cleared for all of the vegetation. This destroys a large amount of the biodiversity in the area. देखिए क्या दिया हुआ है, काफ़ी लोग जो है
ये वाली टेक्निक अपनाते हैं। ये वाली टेक्निक कौन सी है? मोनोकल्चर। ओके, अब ये मोनोकल्चर में क्या किया जाता है, एक लार्ज लैंड एरिया जहाँ पे पहले कुछ एग्रीकल्चर होता था उसको पहले क्लियर किया जाता है। ओके, जला के किया जाता हो या टोटली उसको किया जाता हो, लेकिन उसको पहले वो लैंड एरिया को क्लियर किया जाता है। अब इतना ज़्यादा आप खाली पाइन, टीक और यूकैलिप्टस प्लांट के लिए अगर आप करोगे तो इट नीड्स अ लार्ज एरिया टू बी डिस्ट्रॉयड। जब ये लार्ज एरिया को क्लियर किया जाता है तो उसमें बहुत सब बायोडाइवर्सिटी होती है, उसमें बहुत सब ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको क्लियर अप किया जाता है, काट दिया जाता है। ओके, अलग अलग एरिया से उसको पहले क्लियर किया जाता है और उसके कारण देयर इज अ लार्ज डिस्ट्रॉय ऑफ अमाउंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। Not only this, the varied needs of the local people, leaves for the fodder, herbs for the medicine, fruits and nuts for the food, can no longer be made from such forest. Such plantations are useful for the industries to access the specific products and are important for source of the revenue to the forest department. Do you know how many industries are based on the forest produce? A short count reveals that timber, paper, lag and sports equipment. ओके, अगर हम लोग जाने कि भाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे कितनी इंडस्ट्रीज डिपेंड होती है, तो खाली अगर हम लोग गिनती कर पाए तो हम लोगों को 4 या 5 चीज़ें मिलेगी, जिसमें टिम्बर, पेपर, लैग एंड स्पॉट के इक्विपमेंट वाले इंडस्ट्रीज आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सब चीज़ें हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं। इंडस्ट्रीज वुड कंसिडर द फॉरेस्ट एज अ मियरली सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज के जो लोग होते हैं वो इसको किस तौर पे लेते हैं? इट इज़ लाइक अ रॉ मटेरियल। एक रॉ मटेरियल उनको मिलने की जगह है। एक रॉ मटेरियल मतलब क्या? एक कच्चा माल मिलने की जगह है। ओके, एंड ह्यूज इंटरेस्ट ग्रुप्स लॉबी द गवर्नमेंट फॉर द एक्सेस ऑफ दिस रॉ मटेरियल एट आर्टिफिशियली लो रेट्स। Since these industries have a greater reach than the local people, they are not interested in sustainability of the forest in one particular area. For example, after cutting down all the teak trees in one area, they will get the teak from the forest in farther away. They do not have any stake in ensuring that a particular area should yield an optimal amount for some produce for all generation to come. What do you think will stop the local people of behaving in a similar manner? ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट बात की गई है, बहुत ही अच्छे पॉइंट से इसको समझाया गया है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेक होल्डर्स यानी क्या कि ये लोग टोटली डिपेंडेंट है एक फॉरेस्ट पे। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है, समझिएगा ये बात को, आप जो है अगर आपके घर पे रहते हो, समझना ये बात को, तो आप जो है आपको पता है कि मेरे लिए यही घर है, मेरे लिए यही रूम है, तो आप वो रूम को क्या रखोगे? साफ रखोगे कि नहीं रखोगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका रूम साफ नहीं होगा तो वो क्या होता जाएगा कि उसमें गंदगी होती जाएगी और आप ही वहाँ पे बैठने लायक नहीं बनोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लोग हैं जो जहाँ पे रहते हैं, जो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो चीज़ को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये एक खेल बन चुका है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, हम लोग सब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या हो जाता है कि अगर मान लो कि उनको टीक मिल रहा है कहीं से, टीक वाला ट्री मिल रहा है कहीं से, तो उनको पता है कि ये जगह पे टीक वाला ट्री है, इसको इन्होंने कट डाउन करवा दिया, एक बार कट हो गया, लेकिन बाद में वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो अब टीक के लिए हमको क्या करना है, ये फॉरेस्ट में काम हो गया हमारा, ये फॉरेस्ट से सब कट डाउन हो गया, अब दूसरे फॉरेस्ट को ढूंढो जहाँ से हमको टीक अच्छे से, टीक इजीली मिल पाए एट लोअर चीपर रेट्स। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि यही फॉरेस्ट को अगर हम लोग ले रहे हैं तो सामने उनका सीड्स लगा के, सामने उनका प्लांट ग्रो करके उसको वापस से बढ़ाए तो आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ मिल पाए और हम लोगों को भी वो चीज़ मिलना कंटिन्यूएशन में रह सके। लेकिन ये लोग वो नहीं सोचते। ये लोग क्या सोचते हैं कि भाई इनका यहाँ से काम खत्म हो गया तो वो लोग दूसरी चीज़ पर डिपेंड हो जाएंगे, वो लोग दूसरी जगह डिपेंड हो जाएंगे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये आज प्रॉब्लम है। इवन अगर हम लोग भी बात करें तो हम लोगों को मान लो कि आपको कोई लैंड एरिया मिल गया है और वो लैंड एरिया जो है वो प्लांट्स को तो यानी हटा के या ट्रीज को हटा के मिला हुआ है, तो आज हम लोगों की भी ये मेंटेलिटी नहीं चलती कि हम लोगों ने जितने प्लांट्स हटाए हैं, यानी मान लीजिए कि कोई बिल्डर है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कि कोई बिल्डर है, वो बिल्डर क्या करता है कि वो लैंड एक देखता है और वो सोचता है कि चलो मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊंगा, यहाँ पे 7 फ्लोर की, यहाँ पे मैं 14 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। अब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको वो जो लैंड है वहाँ पे जो ट्रीज आए हुए हैं, तो मान लीजिए 25 ट्रीज आए हुए हैं, तो वो क्या सोचता है कि जस्ट 25 है, इट्स अ स्मॉल नंबर फॉर मी, और ये 25 ट्री काटने से क्या हो जाएगा, तो वो क्या करता है ये 25 ट्रीज को काट देता है और वो 25 ट्रीज कट जाते हैं और वो अपना 7 या 14 फ्लोर्स का बिल्डिंग तो बना लेगा। लेकिन वो सामने ये नहीं सोचता कि ये ट्री तो कट चुके हैं, ये ट्री चले गए हैं,
तो अब उसको क्या करना है, अब ये जो 25 उसने जो लॉस किया है, तो वो ऐसा भी सोच सकता है कि ये 25 की जगह पे मैं 50 ट्रीज और प्लांट करूँगा दूसरी जगह पे, ताकि वो 50 अगर वो टारगेट रखे तो एटलीस्ट 25 ग्रो तो हो पाएंगे दूसरी जगह पे, ताकि वो बैलेंस जो है, जो इकोसिस्टम में उसने डिस्टर्ब किया है, वो मेंटेन हो जाए। यानी समझिए -5 हुआ तो एटलीस्ट आप +10 ना कर सको, लेकिन +5 कर लो, ताकि जो प्रोपोर्शन है वो 0 पे रहे, नेगेटिव पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये वो अपने लेवल पे सोचते हैं, लेकिन आप समझिए कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी विचारधारा ये होगी, और कितने ट्रीज हम लोग खो देते होंगे। Now, lastly, we come to the nature and the wildlife enthusiasts who are in no way dependent on forest, but who may considerably say in their management. The conservationists were initially taken up with the large animals like lion, tiger, elephant, and rhinoceros. They now recognize the need to preserve the biodiversity as a whole, but should not have we recognize the people as forming part of the forest system. There have been enough instances of the local people working traditionally for conservation of forest. For example, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, in the case of Bishnoi's community living in the western Rajasthan on the border of the Thar desert, conservation of the forest and the wildlife has been a religious tenet for them. तो उनके लिए जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की, उनके लिए ये रिलीजियस टेनेंट है। रिलीजियस टेनेंट का मतलब ये होता है कि एक धार्मिक प्रथा है, उनके लिए ये धर्म है, उनको फॉरेस्ट को कंजर्व करना, इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिलीजन। अब देखिए कोई भी चीज़ जब रिलीजन से जुड़ जाती है ना, तो लोग उसमें बिलीव करना डबल मेहनत, यानी लोग उसमें बिलीव करने लगते हैं, लोगों का ट्रस्ट जो है वो डबल हो जाता है उस पर। तो वही चीज़ बोली गई है यहाँ पे। दिस नेचर लविंग पीपल हैव अ सेंचुरी बीन कंजर्विंग द फ्लोरा एंड फॉना टू एक्सटेंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरमेंट. They are living with the basic philosophy that all living things have a right to survive and share all resources. The Government of India has recently instituted Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi, who in 1731 sacrificed her life along with 363 others for the protection of Kejri trees in Kejral village near Jodhpur in Rajasthan. तो ये पूछा जाता है, ये आप थोड़ा देख लीजिए, 2 मार्क में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ये लोग, ये जो 3-4 लाइन है वो कभी 2 मार्क में पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर हमको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या बोला है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये उन्होंने चालू किया हुआ है। किसके लिए? अमृता देवी बिश्नोई के याद में, जहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई वॉज अ पर्सनैलिटी कि जिन्होंने क्या किया था कि 1731 में उन्होंने उनके साथ साथ 363 अदर्स यानी 364 पीपल ने अपनी जान जो है, ओके, वो उनकी जान चली गई थी केजरी ट्रीज बचाने के लिए, ओके। तो ये उनके लिए, उनके याद में, उनके लीडरशिप में ये चीज़ उन्होंने की थी, तो उनके याद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्टेप कि हम लोग अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड देंगे फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। Studies have shown that the prejudice against the traditional use of the forest area has no basis. Here is an example of the Great Himalayan National Park contained with a reserved area, alpine meadows, which were grazed by the sheep in summer. Nomadic shepherds drove their flock up to the valley every summer. When this national park was formed, this practice was put to end. Now it is seen that without the regular grazing by the sheep, the grass first grows very tall and then falls over preventing the fresh growth. देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, ये आखिर पैराग्राफ में हम लोग कह सकते हैं, नेचर जो है ना, नेचर एक समझ लीजिए कि जो नेचर की जो बनावट है, समझिएगा ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। नेचर की जो बनावट है ना, वो एकदम इस तरह से बनी हुई है, इकोसिस्टम जो है कि एक जन दूसरे जन पे डिपेंड है। हालांकि वो उसको हार्म करा होगा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हमने स्टार्टिंग में जो बात की थी कि प्लांट, तो प्लांट आर इटन अप बाय डियर, डियर इज इटन अप बाय लायन, लायन इज इटन अप बाय व्हेन द लायंस आर डेड, दे आर इटन अप बाय हुम, दे आर इटन अप बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज़ हमको पता है। लेकिन अब हम लोग बात करें कि भाई इसमें तो डियर का नुकसान हो रहा है, डियर को बेचारा जो लायन जो है वो खा जाता है डियर को, तो ये अच्छी बात नहीं है। तब आप बोलोगे भाई चलो लायन को हटा दो क्योंकि वो डियर को खा जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। अब इसमें होगा क्या कि अगर डियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो भी दिक्कत आएगा, क्योंकि ये जो चेन जो नेचर ने बनाई है ना, समझिएगा ये चीज़ को, ये जो चेन जो नेचर ने बनाई है ना, ये बहुत ही सोच समझ के बनाई है।
इकोसिस्टम जो नेचर ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, वो भी नेचर ने बहुत ही एक सस्टेनेबल वे में किया हुआ है। हमको जो ज़रूर है ना, आज हमारे लिए भी नेचर बना हुआ है, हम लोग भी उसमें हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। कहने की मतलब ये है कि हमको क्या करना है कि ये जो एनवायरनमेंट जो हमको मिल रहा है ना, इसको सेल्फिश मोटिव में ना गिनते हुए इसको एक अच्छे मोटिव में, एक पॉजिटिव मोटिव में लेके इसको बढ़ाना चाहिए, जो आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यही फ़र्क आज आ चुका है। जहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल की बात की हुई है कि एक जगह है, एक लैंड मास है जहाँ पे शीप आया करती थी ग्रेजिंग के लिए, वो ग्रास जो है वो चरा करती थी। लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ कि जो ग्रास है वो जो लैंड एरिया है वहाँ पे क्या हो गया कि वो लैंड एरिया में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, और वो नेशनल पार्क डिक्लेयर करने की वजह से वहाँ पे रोक दिया, शेफर्ड को आने को रोक दिया कि भाई आप शीप नहीं ला सकते। होने क्या लगा कि वो जो ग्रास है वो बड़ी होने लगती थी, और बाद में अब तो उसको खाने वाला कोई नहीं था, शीप खाने वाली नहीं थी, तो वो गिर जाती थी किस पे, तो फ्रेश ग्रोइंग जो ग्रास थी उस पर गिर जाती थी, और उसका ग्रोथ भी वो रुकवा देती थी। ओके, तो यहाँ पे हमको मैनेजमेंट अच्छे से करते आना चाहिए कि जो चीज़ बनी हुई है उसको यूज़ करने का नहीं है, मना नहीं किया हुआ है, लेकिन आप उसको इस तरह से यूज़ करो कि दूसरा जो आने वाली जो जनरेशन है उसको भी मिला करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज बाय कीपिंग द लोकल पीपल आउट और बाय यूजिंग द फोर्स कैन नॉट बी पॉसिबली बी सक्सेसफुल इन अ लॉन्ग रन। आज जो हम लोग नेशनल पार्क या सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं एंड वी रिस्ट्रिक्ट द एरिया, तो वो कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट दे आर टेकिंग द बेस्ट स्टेप्स कि भाई वो एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं, वो एरिया को बंद कर देते हैं, दे रिस्ट्रिक्ट द एरिया। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस आर नॉट द बेस्ट स्टेप्स, ये एक अच्छे स्टेप्स नहीं है। उनको उसकी जगह पे क्या करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए, एंड इवन द सिटीजन में भी अवेयरनेस आनी चाहिए ये चीज़ की कि भाई उनको पता होना चाहिए कि हमको जो भी चीज़ है उसका संभल के उपयोग करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो in any case the damage caused to the forest cannot be attributed to only to the local people. One cannot turn blind eye to deforestation caused by industrial needs or development project like building roads or dams. The damage caused in these reserves by tourists or arrangement made there for their convenience is also to be considered. Okay, next we need to accept that human intervention has been very much a part of the forest landscape. What has to be managed in the nature and what may be extended to this intervention. The forest resources ought to be used in a manner that is both environmentally and developmentally sound. In other words, while the environment is preserved, the benefits of the control exploitation go to the local people, a process in which decentralized economic growth and ecological conservation go in hand on hand. The kind of economic and social development we want will ultimately determine whether the environment will be considered or further destroyed. देखिए, हमारा जो इकोनॉमिक नीड है, हमारे जो सोशल नीड है, वो तो हम लोग पूरे करते जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली सोशल होगा अगर हमको होना है, या सोशली इकोनॉमिकल अगर हमको होना है, वो हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंड होगा। कि फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ये एक टाइप का रिसोर्स है जहाँ से आपको चीज़ मिल रही है, आपके इंडस्ट्रीज़ को चीज़ मिल रही है, एक इंडिपेंडेंट को चीज़ मिल रही है, सारे स्टेक होल्डर्स को चीज़ मिल रही है। तो आप मेरी बात समझिए कि जब अब ये चीज़ों में नुकसान आएगा तो अल्टीमेटली अगर एनवायरनमेंट को नुकसान होगा तो हमको नुकसान होगा, कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेसिस पे भी नुकसान हो सकता है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बेस पे भी नुकसान हो सकता है। द एनवायरनमेंट मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रिस्टाइन कलेक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. It is a vast complex entity that offers a range of the natural resources for our use. We need to use these resources with due caution for economic and social growth and to meet our material aspirations. ओके, तो हमको इसको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा कि हमारे भी जो नीड है, हमारे भी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो, और आगे की जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, उनके भी बेसिक नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वी नीड टू कंसिडर इफ द गोल ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर विद रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट आर सेम. Forest resources are often made available for the industrial use at the rates far below the market value, while these are denied to the local people. The चिपको आंदोलन, देखो एक यहाँ पे ये वाला आंदोलन है, जो मैं मार्क करा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता चल गया होगा. The चिपको आंदोलन was the result of the grassroots level effort and alienation of the people from the forest. The movement originated from the incident in a remote village called Reni in Garhwal in high up in the Himalayas during early 1970.
there was a dispute between the local village and logging contractor who had been allowed to fell the trees on the forest close to the village. On a particular day, the contractor's worker appeared in the forest to cut the trees while the menfolk were absent. Undeterred, the women of the village reached the forest quickly and collapsed the tree trunks, preventing the workers from felling the trees, and thus the contractor had to withdraw. Okay, तो ये चिपको आंदोलन था क्या? देखिए, चिपको आंदोलन मतलब चिपको मतलब हग द ट्री मूवमेंट. चिपको आंदोलन दैट इज द मूवमेंट इन इंग्लिश कॉल्ड द हग द ट्री मूवमेंट. अब ये 1970 की बात है, ठीक है. अब ये 1970 में हुआ गया था. तो एक गांव था, वो गांव में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो विलेज की जगह पे जो फॉरेस्ट नज़दीक में आया होगा, वहाँ पे वो फॉरेस्ट के ट्रीज़ को कट डाउन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर पहुँचा. अब वो टाइम क्या था कि रेगुलर रूटीन वाला डे था, तो सारे जो मर्द थे, सारे जो मैन फॉल्क, वो कमाने के लिए या वो अपने काम से विलेज के बाहर गए हुए थे. और वो टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कमैन के साथ पहुंचा कि भाई हमको ये झाड़ काट देना है, ये झाड़ को कट डाउन कर देना है. लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैन फॉल्क, अब आपको पता है एंशिएंट इंडिया में क्या सिचुएशन थी, मैन और वुमेन में कितना इंडिफरेंस था. लेकिन यहाँ पे वुमेन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उनको वो लड़ तो सकते नहीं थे, वुमेन कैन नॉट फाइट दैट कॉन्ट्रैक्टर. सो व्हाट दे डू इज कि उन्होंने सबने एक ग्रुप बनाया और बोला कि चलो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट वी हग द ट्री. हम लोग क्या कर देते हैं, ट्री को हक दे के खड़े हो जाते हैं. इसका मतलब उन्होंने ये बोला कॉन्ट्रैक्टर को कि अगर आपको ये ट्री काटना है तो पहले हमारी लाश पे से गुजरना होगा. और कॉन्ट्रैक्टर परेशान हो गया. कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा अरे इस तरह से कैसे चलेगा, और उसको वो जो ट्री काटने का जो वो लेके गया था उसको वो आइडिया विड्रॉ करना पड़ा. एंड इस तरह से जो हमारे ट्रीज़ है उनको बचा लिया गया वुमेन फॉल्क ने. मैन फॉल्क के एब्सेंस में वुमेन फॉल्क ने ये काम कर दिखाया. एंड दिस चिपको आंदोलन इज़ वेरी फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया. ओके, तो ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए. तो अगर ऐसा अवेयरनेस आएगा ना हमारे कंट्री में भी, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. तो ये हमको यही समझना है. ओके, इनहेरेंट इन सच अ कॉम्पिटिशन टू कंट्रोल अ नेचुरल रिसोर्स इज द कंजर्वेशन ऑफ द रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज. स्पेशली द मेथड यूज फॉर was being called into the question. The contractor would have felled the trees, destroying them forever. The communities traditionally log branches and pluck the leaves, allowing the resources to replenish over the time. The Chipko movement quickly spread across the communities, media, and forced the government to whom the forest belonged to rethink their priorities in the use of the forest produce. Okay? तो ये जो चिपको मूवमेंट था ये कम्युनिटी में फैलने लगा, इसका मीडिया में जो न्यूज़ है वो फैलने लगी. एंड एक्सपीरियंसेस थॉट दैट द पीपल दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट अफेक्टेड नॉट ओनली जस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड सोर्सेज ऑफ द वाटर. पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल कैन इंडीड लीड टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे. ये तो चिपको आंदोलन की बात हो गई कि उनको विड्रॉ करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्टर को आइडिया विड्रॉ करना पड़ा. वो काटना चाहे तो काट भी सकता था. ओके, लेकिन बाद में ये जो चिपको आंदोलन था वो मीडिया तक फैलने लगा, गवर्नमेंट तक बात पहुंचने लगी और कॉन्ट्रैक्टर ने वो आइडिया विड्रॉ कर दिया फॉर एवर. ओके, नाउ अब एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि आप जब कोई भी एरिया को कट ऑफ करते हो तो वहाँ के सॉइल का जो लेवल होता है वो भी ख़राब हो जाता है. एंड वाटर का जो अंडर वाटर स्टोरेज जो होता है वो भी बाद में बंद हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है. ओके, अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेज होता है वो भी ख़त्म हो जाता है. तो लोकल पीपल, यहाँ पे जो विलेज के कनेक्टेड जो पीपल है या फिर फॉरेस्ट से जो आजू बाजू में रहते वाले लोग जो है वो लोग अगर जागरूक रहेंगे तो भी हमको बहुत सब हेल्प मिल सकती है. एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. In 1972, West Bengal Forest Department recognizes failures in reviving the degraded Sal forest in southwestern district of the state. Traditional method of surveillance and policing had led to a complete alienation of the people from the administration, resulting in the frequent clashes between the forest officials and villagers. Forest and the land-related conflicts in the region were also major factor in fueling the militant peasant movements led by Naxalites. According to the department, changed its strategy, making a beginning in the Arabari forest range in the Midnapur district,
Here, at the insistence of a far-seeking forest officer, A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1272 hectares, that is 1272 hectares of badly degraded sal forest. In return for help in production, villagers were given employment in both silviculture and harvesting operation. 25% of the final harvest and allowed fuel wood and fodder collection on the payment of the nominal fee. With the active and willing participation of the local community, the sal forest of Arabari underwent a remarkable recovery, and in 1983 a previously worthless forest was valued by 12.5 करोड़। देखिए यहाँ पे एक फॉरेस्ट की बात की गई है। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक फॉरेस्ट की जगह जो थी जो टोटल लॉस में थी, वहाँ पे हमको कुछ भी मिल नहीं रहा था, फॉरेस्ट रिसोर्स है, लेकिन वो फॉरेस्ट का एक ऐसा इलाका था जहाँ पे हमको कुछ भी गेन नहीं हो रहा था। रिसोर्स यानी कुछ मिलना चाहिए ना, लेकिन वो फॉरेस्ट एक ऐसा इलाका हो चुका था, एक फॉरेस्ट की बात की गई है जो एक ऐसा इलाका हो चुका था जहाँ पे उनको कुछ नहीं मिल रहा था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट recognizes failures in reviving the degraded sal forest in the south western district of the state. साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के में जो भी फॉरेस्ट आए हुए हैं साल फॉरेस्ट, वो टोटली ख़राब हो रहे थे वेस्ट बंगाल के लिए, और वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये एडमिट किया कि हम लोगों की कोशिशें काम में नहीं आ रही। आगे क्या दिया हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्विलेंस एंड पॉलिसिंग हैड लेड अ कंप्लीट एलिनेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट क्लैशेस ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड विलेजेस। काफ़ी कुछ इसमें दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि विलेजर्स और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लड़ते झगड़ते रहते थे, और उसकी वजह से क्या होता था, काफ़ी क्लैशेस में पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिल पाता था। ओके, कि वो जो साल फॉरेस्ट है उसको वो लोग एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे, ना उसमें से वो लोग गेन कर पा रहे थे कुछ भी। And forest and the land related conflict in the region were also a major factor in fueling the militant peasant movement led by the Naxalites, और Naxalites का मूवमेंट भी चालू हो गया था। According to the डिपार्टमेंट ने बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज की। क्या किया कि जो लोग लड़ रहे हैं उनको ही उनके प्लान में शामिल कर दिया, इन्हें फॉरेस्ट की चीज़ों में शामिल कर दिया। किस तरह से शामिल किया, तो देखिए जो 1272 हेक्टर जो बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो साल फॉरेस्ट था तो विलेजर्स को ही इन्वॉल्व करने लगे वो लोग। ओके, दे इन्वॉल्व विलेजर्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। विलेजर्स को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया कि भाई ये जो साल फॉरेस्ट है ये और ख़राब ना हो, इसलिए विलेजर्स को ही हेल्प करनी पड़ेगी। और वो हेल्प के प्रोटेक्शन में विलेजर्स को क्या दिया जाता था, विलेजर्स को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, और साथ ही साथ सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशन। सिल्वीकल्चर की बात आगे आएगी तब मैं आपको समझा दूंगा। सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशन वहाँ पे होने लगे, और उनको 25% ऑफ द फाइनल फॉरेस्ट एंड अलाउड द फ्यूल वुड एंड फोडर कलेक्शन इन पेमेंट ऑफ द नॉमिनल फी। एक छोटी सी फी भर के उनको 25% फाइनल हार्वेस्ट मिलने लगा, फ्यूल वुड मिलने लगा, एंड जो फॉडर है, जो गाय का चारा है वगैरह, ग्रीजिंग जो चीज़ें हैं वो मिलने लगी। और इसके कारण क्या हुआ कि इन लोगों ने पार्टिसिपेट कराया विलेजर्स को, जो स्टेक होल्डर्स है। जब तक स्टेक होल्डर्स को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक स्टेक होल्डर्स को आप मैनेजमेंट में नहीं लाओगे, तब तक ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो स्टेक होल्डर्स को उन्होंने अपने काम में इन्वॉल्व किया, और ये जो साल का जो फॉरेस्ट था जो बिल्कुल कह सकते हैं कि ख़राब हो चुका था, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल लॉस में जा रहा था, एंड बाय द ईयर 1983 उसका कलेक्शन कितना हो गया, वो फॉरेस्ट का लैंड रिकवरी कितना हो गया, 12.5 करोड़। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अगर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो बहुत कुछ हुआ जा सकता है, अवेयरनेस लोगों में आएगी तो बहुत कुछ हम लोग अचीव कर सकते हैं। वी स्टॉप द लेक्चर हियर, एंड फॉरेस्ट वाला जो पार्ट है वो मैंने कवर कर दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल गो टू दिस वाटर फॉर ऑल, वाटर वाला टॉपिक हम लोग डेफिनेटली देखेंगे।